स्वागत करते हैं हम अपने मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी चैनल में। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 4 कार्यपालिका। लेसन का यानी जो कॉन्सेप्ट है वो कार्यपालिका से संबंधित रहेगा और इस कार्यपालिका से संबंधित जितने भी पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेंगे उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में और इस लेसन थ्योरी क्लास में एक एक इम्पोर्टेंट वर्ड के साथ और उसका अर्थ समझते हुए चलेंगे। तो हम लोग समय को ज़्यादा खर्च ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस कार्यपालिका का एक इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी एक परिचय बताते हैं इसमें कहाँ से क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि कार्यपालिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर के तीनों जो अंग होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, एक सरकार बनाती है। वो एक सरकार का अंग कहलाते हैं। ये तीनों मिलकर के शासन का कार्य करते हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। यानी जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान में यह सुनिश्चित करता है कि संविधान कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें। यानी जो ये तीनों हैं एक दूसरे से तालमेल बनाकर ही काम करें, ये संविधान सुनिश्चित करता है। आगे देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी जो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका जो होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थात अगर हम कहें इसमें कि विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसे नियंत्रित भी होती है। यानी जो विधायिका है कार्यपालिका को नियंत्रित तो करती है लेकिन उससे नियंत्रित भी होती है। अर्थात यानी विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे को एडवाइस कर सकते हैं, एक दूसरे से एडवाइस ले सकते हैं। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे और इसी अध्याय में हम ये भी पढ़ेंगे कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इन सब के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसका मैंने आपको एक अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम लोग इस अध्याय में जो इस लेसन में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, इनमें अंतर कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति की संविधान की स्थिति को समझेंगे। अगर तीसरा पॉइंट देखें तो मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में भी जान सकेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, आप लोग बने रहिए, थोड़ी थ्योरी रहेगी और आपको बोरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और एक एक पॉइंटों को अच्छे से हम लोग समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है कार्यपालिका, जो कि लेसन के कॉन्सेप्ट के अनुसार है। कार्यपालिका क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कार्यपालिका को एक एग्जाम्पल के तहत अगर स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं तो देखा होगा कि आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो प्रमुख सभी को पता है कि प्रिंसिपल, यानी किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। इन सभी पॉइंटों पर अगर देखें तो ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है और ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। यानी किसी भी समूह में कुछ मुख्य लोग होते हैं और वह कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्य अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। इसमें कार्यपालिका का अर्थ होता है कि व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू
करते हैं। अर्थात कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है कि व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। आगे देखते हैं कि सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। दूसरी ओर उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है और सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है वह प्रशासन का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कार्यपालिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से। अब हम कार्यों की बात करते हैं कार्यपालिका के। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है, यानी जो कार्यपालिका है वो सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कार्यपालिका जो है वो सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा, यानी जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लोग देखें। ये यहाँ से कार्यपालिका जो है प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर लिया जाता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, यानी जो कार्यपालिका होते हैं, यानी कार्यपालिका का कार्य कौन करता है, मुख्य होता है। ठीक है, तो मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो किसी भी देश में, कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, तो कहीं उसे हम किस नाम से जानते हैं, कहीं चांसलर के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, पूरा प्रशासनिक ढांचा, यानी सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल होते हैं। किसमें, कार्यपालिका में। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यानी सरकार के जो प्रधान होते हैं, यानी जो मुख्य होते हैं, उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या, जो सभी, और वो सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका कितने टाइप हो गए, दो प्रकार। यानी एक होगी राजनीतिक कार्यपालिका जो सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। दूसरी होती स्थायी कार्यपालिका जो कि लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम लोग थोड़ा याद रखेंगे इसको, कि मुझे याद है कि कोई कह रहा था कि लोकतंत्र में कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी लोकतंत्र में कार्यपालिका जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या यह बड़ी कंपनियों के बड़े अधिकारियों के लिए भी सही है? क्या उन्हें हम मुख्य कार्यपालिका अधिकारी नहीं कहते हैं? वे किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। अभी हमने कार्यपालिका के कार्य पढ़े, अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ नेपाल के राजा, आगे देखते हैं कि जो इंग्लैंड की महारानी की जो शक्तियाँ हैं
वो नेपाल के राजा से भिन्न है। यानी अगर हम इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ देखें तो वे नेपाल के राजा से भिन्न है। तो अर्थात ये कि अलग अलग देशों के अलग अलग जो कार्यपालिका के कार्य या अधिकार हैं और उनके अलग अलग हैं। और भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं। भारत और फ्रांस जो ऐसे देश हैं जिसमें प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका जो आंसर रहेगा कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। यानी जो वहाँ पर क्या है, वो अध्यक्ष होते हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था है। और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। अमेरिका में जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में एक संसदीय प्रणाली जिसे संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। कहाँ पर, कनाडा में, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो महारानी एलिजाबेथ हैं वो द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान भी है। वो दोनों कार्यों को संभालते हैं। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। यानी अर्थात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हैं वो आधे आधे इस व्यवस्था को देखते हैं, उनका आधा आधा हिस्सा है फ्रांस में। अगर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को अपने पद से हटाने का दायित्व तो राष्ट्रपति का नहीं है, जबकि नियुक्त करने का दायित्व किसका है, राष्ट्रपति का है। जापान में अगर प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो एक राष्ट्रपति करते हैं क्योंकि वे राष्ट्रपति का, और लेकिन इनको अपने पद से हटा नहीं सकते। आगे देखते हैं, जापान में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था कहाँ पर है, जापान में है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार प्रधान है। अर्थात जिसमें राजा जो है वो देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। सरकार का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री, और देश का अगर प्रधान है तो वहाँ राजा है। इटली में अगर बात करें तो एक संसदीय व्यवस्था है। इस जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ इसमें बहुत ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रश्न बनता है कि अध्यात्मक व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई, वो अमेरिका से ली गई, पहला प्रश्न। दूसरी बात अगर कही जाए तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, वो कनाडा से ली गई। तीसरी अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था अगर बात की जाए तो वो फ्रांस से है, या और फ्रांस में भी है, दोनों प्रश्न हैं इसके। अगर वही बात अगर की जाए, संसदीय व्यवस्था जो है वो कहाँ पर है, वो जापान में है और जापान से ली गई है। एक संसदीय व्यवस्था की बात की जाए तो वो इटली से ली गई और इटली में है, जिसमें अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति और देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। यानी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ पर है, एक फ्रांस में भी है और रूस में भी है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जर्मनी की बात करें तो इसमें भी एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है।
जर्मनी में चांसलर जो है सबसे बड़ा, जैसे एक राष्ट्रपति देश के होते हैं उसी प्रकार वहाँ जर्मनी में चांसलर राष्ट्रपति को कहा जाता है। आगे देखते हैं, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। यानी जहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, और इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। यानी इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है, और ऐसी व्यवस्था जो है वो हमें अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अगर हम संसदीय व्यवस्था देखें तो इसमें सबसे मुख्य चीफ कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। आगे पढ़ते हैं हम, कार्यपालिका के प्रकार पढ़ लेते हैं। यानी हमारे जो कार्यपालिका के प्रकार हैं वो कौन कौन होते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से देख लेते हैं। पहले इसको बड़ा करते हैं, जूम करके दिखाते हैं। कार्यपालिका का प्रकार, सबसे पहले कार्यपालिका के जो मुख्य प्रकार हैं वो दो होते हैं। पहला होता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। यानी पहला है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। अब इन दोनों को अलग अलग रूप में बांटा गया है। अगर हम देखें सामूहिक के अनुसार तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है संसदीय, दूसरा होता है अर्ध अध्यक्षात्मक। तो संसदीय क्या है, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। जहां संसद प्रणाली होती है वहां का जो सरकार का मुख्य होता है वो कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है, और देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ा चुके, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। यानी जहाँ अर्ध अध्यक्ष है वहाँ पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली में क्या होते हैं, वहाँ एक अध्यक्षात्मक होती है जो कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, और वह विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। समझ में आया कि संसदीय में क्या होता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है, प्रधानमंत्री ही सरकार का प्रमुख होता है लेकिन देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और वही सरकार का भी प्रमुख होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। राजा जो है वो संवैधानिक राजतंत्र औपचारिक शासन प्रमुख होता है, वही राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति क्या होता है, वो संसदीय गणतंत्र होती है जो कि औपचारिक शासन प्रमुख होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम देखें एक कार्यपालिका पर नजर डालते हैं, श्रीलंका के देश की कार्यपालिका कार्यपालिका पर नजर डालेंगे तो ये हम लोग देखेंगे श्रीलंका में कार्यपालिका किस टाइप की है, तो वो एक अर्ध अध्यक्षात्मक है जो कि 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। यानी श्रीलंका में 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को लागू किया गया, और इस प्रणाली में जनता
प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है और यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग-अलग दलों के हों। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। संविधान क्या है? एक राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है और राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। राष्ट्रपति क्या करता है? जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री पद को नियुक्ति करता है, तो वही जो राष्ट्रपति है संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री को चुनते हैं। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। अर्थात जो राष्ट्रपति हैं वो क्या सेनापति भी होते हैं और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान भी होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, जो कि यह कहाँ का नियम है? ये श्रीलंका के अनुसार है। ये बिंदु जो है वो श्रीलंका पर है और श्रीलंका में राष्ट्रपति का शासन कितने वर्ष के लिए होता है? वो 6 वर्षों के लिए होता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति को हटाया जाए तो संसद की 2/3 सदस्य मिलकर के ही उन्हें बहुमत दे करके हटा सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। ये राष्ट्रपति के अर्ध आदेशात्मक कार्यपालिका के रूप में है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। भारत में श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें। आगे हम लोग देखेंगे कि संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। संसदीय व्यवस्थाओं में क्या होता है कि एक जैसा कि अभी हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया, वहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। अब आगे देखते हैं कि संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है, यानी एक सजावटी रूप में होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। यानी जहाँ संसदीय व्यवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा पावर किसमें होता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होता है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में ऐसी व्यवस्था में देखने को मिलती है। कौन सी? संसदीय व्यवस्था, जो कि पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। आगे देखते हैं, अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति के दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी भी वे दोनों अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है, यह तो बहुत सरल है, जिस देश में राष्ट्रपति है वहाँ आदेशात्मक कार्यपालिका और जिस देश में प्रधानमंत्री वो है संसदीय कार्यपालिका कहलाती है। ये बात बिल्कुल ही सही है और नॉर्मल ही है। जहाँ प्रधानमंत्री वहाँ संसदीय और जहाँ राष्ट्रपति वहाँ आदेशात्मक। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि है इंडिया से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग बने रहिए और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को
लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आगे बात करते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका। भारत में कौन सी कार्यपालिका? वो है संसदीय। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1900 यानी 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। अर्थात 1935 तक क्या हुआ था, एक अनुभव हो चुका था, और इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात यानी संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि जो कार्यपालिका को जन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं वो कैसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। यानी ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी सरकार हो जो कि जनता के प्रति ही कार्य करे, यानी जनता की अपेक्षाओं के प्रति और संवेदनशील उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प होता है अध्यक्षात्मक सरकार का था। अर्थात संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अर्थात संसदीय में क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, और अध्यक्षात्मक में क्या होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। यानी अध्यात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, व्यक्ति जो है पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ में उसे एक व्यक्ति पूजा का पर्याप्त अंकुश लगे हो। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं जो सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी होगी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। अर्थात भारत में क्या कि संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सरकार का प्रधान जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। यानी इस व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में, राष्ट्रपति जो है भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। यानी सरकार का मुख्य कौन हुआ, प्रधानमंत्री, और उसके मंत्रिपरिषद, और राष्ट्रपति कौन है, भारत के राज्य का औपचारिक प्रधान। राज्यों के स्तर पर देखा जाए तो राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के कार्यपालिका बनाते हैं। अर्थात यानी अगर राज्य में देखा जाए तो कार्यपालिका के अंग कौन कौन होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद जो है वो एक कार्यपालिका को बनाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। यानी भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो किसे दी गई हैं, राष्ट्रपति को दी गई हैं। पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद की
माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, जबकि श्रीलंका में 6 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं, और यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति को निर्वाचन कौन करते हैं, तो वो विधायक और सांसद करते हैं। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। केवल क्या है, संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। जो महाभियोग है केवल संविधान के उल्लंघन पर ही लगाया जा सकता, ऐसा नहीं कि जब सभी के मन में आया कि एक महाभियोग लगा दिया जाए, ये सही नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 74(1) के अनुसार, यानी अनुच्छेद 74 में अगर देखें तो 74 जो है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी संविधान की अनुच्छेद 74(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की बात जो है वो कौन से आर्टिकल में, 74 में है, जिसमें प्रधानमंत्री और जिसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार से जो सलाह देने का जो अधिकार है प्रधानमंत्री को, वो आर्टिकल 74 फर्स्ट में संविधान में उल्लिखित है। परंतु राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अर्थात जो सलाह राष्ट्रपति को दी जाएगी उसमें वो पुनर्विचार भी कर सकता है और उस पर उसके अनुसार उसके बाद ही कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। आगे बात करते हैं। इस कथन में जिस शब्द का जो प्रयोग है, इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। यानी जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने को बाध्य है, और राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उस मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना पड़ेगा किसे, राष्ट्रपति को। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल हमने 74 में पढ़ा कि जो कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और उसकी स्थिति के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति की शक्ति और उसकी स्थिति के बारे में।
राष्ट्रपति सरकार का एक औपचारिक प्रधान है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और उस औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। आगे पढ़ते हैं। इसमें हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुत्वपूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो ना शासक होता है और ना शासन करता है। यह महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। ये जो कथन है वो राष्ट्रपति पर लागू किया जाता है। और जैसा कि हम अगर इस इमेज में अगर देख पाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, जो कि संविधान सभा वाद विवाद खंड संख्या पृष्ठ 734 में है, और जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से, यानी राष्ट्रपति का जो विशेष अधिकार है वो क्या है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, यह एक गलत मूल्यांकन होगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दें। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। इस प्रकार से ये एक राष्ट्रपति के विशेष अधिकार से संबंधित है। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। प्रथम, जैसा कि आप पहले ही देख चुके कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। दूसरा, ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है, तो अब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरे, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। दूसरा जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, यानी निषेधाधिकार होती है, जिसमें वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयकों को छोड़कर, यानी जितने भी विधेयक पारित होते हैं, धन अगर विधेयक को छोड़ करके स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। यानी जो राष्ट्रपति है वो वह संसद द्वारा जो पारित विधेयक हैं उसमें धन को छोड़कर बाकी में समय ले सकता है उसे पारित स्वीकृति देने में, या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है, यानी ये पावर है उसके पास जो कि उन्हें वापस लौटा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक घटना इवेंट देखते हैं कि हमने देखा कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है,
क्या आपको पता है कि इस सिलसिले में एक घटना घट चुकी है? 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। यानी संसद ने एक भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित किया था। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाध्य करता था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी सैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकट रमण ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब वह तब तक वह सरकार बदल गई जिसने विधेयक पेश किया था। यानी पहले जो ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया था। उनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ तब उसके बाद राष्ट्रपति जो वेंकट रमण ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वह सरकार बदल गई जिसने विधेयक पेश किया था और 1989 में एक नई सरकार चुनकर आई थी। यह दूसरे दलों के गठबंधन सरकार की थी। उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस प्रकार जैल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि विधेयक कानून न बन सका। यह एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति काम कर सकते हैं और उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है। वीटो की जो शक्ति है वो एक सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देने ही पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ अर्थात यानी कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है और इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। यानी ये हमेशा उसके पास रहता है कि कभी भी उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। चलिए आगे तीसरा पावर देखते हैं राष्ट्रपति का। तीसरा प्रकार का विशेषाधिकार है राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसलिए उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो। अर्थात यानी जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है वो एक औपचारिक रूप से करता है। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो क्या होगा? तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया। 1989 से 1998 तक वह हुए 4 संसदीय चुनावों में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था और इन परिस्थितियों में मांग की थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे। यानी जो 1989 से 98 तक की बात है। अब अगर हम देखें तो एक प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है इस एग्जाम्पल से समझते हैं। 1977 में भारत की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है और अनेक उदाहरण है कि जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने क्या किया? मार्च 1998 के चुनाव में
किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल